स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 27 साल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली मुमताज़ बेगम बिना किसी मर्द के अब तक 20 बच्चे पैदा कर चुकी हैं। जो भी इन बच्चों को गोद लेता है माला माल हो जाता है। मगर हैरत इस बात की है कि मुमताज़ बेगम को आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। इसके पीछे का राज जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे पास ज़िंदगी की हर सहूलियत थी। पैसा, ऐशो आराम, शोहरत, इज्जत, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन वो चीज़ जिसके दम से दुनिया में रंग होते हैं, रौनक होती है, वो मेरे पास नहीं थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी को 13 साल हो चुके थे और अभी तक मैं बेऔलाद थी। मैंने अपने पति को बहुत बार कहा था, आप मुझे छोड़ दें और दूसरी शादी कर लें, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे, अगर संतान हो जाएगी तो तुमसे ही हो जाएगी, मगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और शादी नहीं करूँगा। मैं जॉब करती थी जबकि मेरे पति का अपना बिजनेस था। हम दोनों को पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने पति से कहा था कि किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर वो इस पर भी राजी नहीं थे। उसमें इतना हौसला नहीं था कि वह किसी और के बच्चे को पालता। उसे अपनी बीवी से ही औलाद चाहिए थी। जब तक मेरी सास जिंदा थी तब तक वो अपने बेटे को मुझे छोड़ने और दूसरी शादी के लिए उकसाती रहती थी। लेकिन मेरे पति तब भी राजी नहीं थे और वो बेचारी पोती पोतों की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। मेरे ससुर जिंदा थे और उनके अलावा भी ससुराल में काफ़ी रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था। मेरे पति ने सबसे कह रखा था कि अगर मेरी पत्नी को किसी ने संतान ना देने का ताना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरी ज़िंदगी में ससुराल वालों की तरफ से ऐसी वैसी कोई परेशानी नहीं थी। मेरा नाम खुशी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे पापा का अपना बिजनेस है। यूँ मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी मालदार थी। पहले भाइयों की शादी हुई और फिर मेरी। हालांकि मेरे भाइयों की ये ख्वाहिश थी कि वो सबसे पहले अपनी बहन के फ़र्ज़ को पूरा करे और फिर अपनी शादी करे, लेकिन मम्मी पापा को मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं थी। इसलिए हमने पहले भाइयों की शादी की। भाइयों की शादी के 4 साल बाद मेरी शादी हुई। जब तक मैं बुआ भी बन चुकी थी। मुझे भी शादी के बाद यही था कि 3-4 साल गुजरेंगे या 1-2 साल गुजरेंगे, मैं भी माँ बन जाऊंगी। लेकिन आज 13 साल गुजर जाने के बाद भी मैं माँ नहीं बन सकी। मेरे भाई ने अपनी बेटी मुझे गोद देने की बात कही थी, लेकिन मेरे पति नहीं माने। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे भाई से नहीं लेना चाहते तो तुम अपने किसी भाई या बहन से बच्चा गोद ले लो, हमारे आंगन में रौनक आ जाएगी। लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं थे। मैं दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा चुकी थी, मगर सब कुछ ठीक था, बस किस्मत की बात थी। और फिर मेरी किस्मत ने यूँ एकदम पलटा खाया कि मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा, ऐसा भी होता है क्या? हुआ कुछ यूँ। उस दिन मैं दिल्ली के गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। हमारा काम गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार करना होता था। मैं अपने साथियों के साथ वहाँ गई हुई थी जहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी। वहाँ ज़्यादातर भिखारी लोग ही रहते थे जो 2 वक्त की रोटी को तरसते थे। हम झुग्गी में जाकर उन औरतों से बात करने लगे। जब एक झुग्गी की तरफ जाने लगे तो अचानक एक औरत कहने लगी, मैडम, इस झुग्गी के अंदर बिना इजाज़त के मत जाना। मैंने हैरानी से एकदम पूछा, इजाज़त? कहने लगी, हाँ जी, इस झुग्गी में एक औरत रहती है, उसका नाम मुमताज़ बेगम है। उसको आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। मैं थोड़ा हैरान हुई कि भला झुग्गी में रहने वाली औरतें भी इस तरह से रहती हैं। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अकेली अंदर चली जाती हूँ। मैं उस औरत के साथ अंदर चली गई। वो झुग्गी अंदर से बहुत साफ़ सुथरी थी। एक औरत चटाई पर बैठी हुई थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी उम्र मुझसे 1-2 साल ही कम होगी। उस औरत ने कहा कि मुमताज़ बेगम तुमसे एक औरत मिलने के लिए आई है। वो आंखें बंद करके बोली, क्या उस औरत को भी संतान नहीं है? मैं दंग रह गई। क्यों? उसको कैसे पता चला कि मेरे पास कोई संतान नहीं है? वो औरत कहने लगी कि अरे नहीं, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आई है कुछ सवाल पूछने। मुमताज़ बेगम नाम की उस औरत ने हमें हाथ के इशारे से जाने को कहा कि अभी बात नहीं कर सकती। मैं उस औरत के साथ बाहर आ गई और पूछा कि ये क्या पढ़ रही थी, क्या करती है ये? तो वो कहने लगी, जिनकी कोई संतान नहीं होती उसके लिए दुआ करती है ये, और ये उन्हें संतान देकर माला माल कर देती है। बड़ी ही कमाल की औरत है।
मैं ये सुनकर चौंक गई, इसलिए शायद वो औरत मुझे देखते ही पहचान गई थी। इसलिए मैंने बहुत एक्साइटमेंट से पूछा कि वो कोई मंत्र का जाप करके उसे प्रेग्नेंट करती है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, वो उस औरत की जगह खुद बच्चा पैदा करती है और उसको दे देती है। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि क्या कहा कि वो बे औलाद औरत की जगह खुद बच्चा पैदा करती है और उसे दे देती है। इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगी, ये औरत बिना मर्द के बच्चे पैदा करती है। मैं तो ये सुनकर हंसने लगी, जैसे उसने मुझे कोई जोक सुना दिया हो। बिना मर्द के बच्चे भला कैसे पैदा हो सकते हैं? मैंने उससे कहा कि बहन, ये सब बातें फ्रॉड हैं कि बिना बाप के बच्चे को पैदा कर दिया। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो औरत कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, दीदी, मुमताज़ बेगम को फ्रॉड तो मत कहो। अब तक बिन बाप के 20 बच्चे पैदा कर चुकी है और जो भी उन बच्चों को गोद लेता है माला माल हो जाता है। खुशकिस्मत बच्चे पैदा करती है। मैंने कहा, मुझे भी संतान नहीं हो रही पिछले 13 साल से। क्या तुम्हारी मुमताज़ बेगम मेरे लिए बिन बाप का बच्चा पैदा कर देगी? तो कहने लगी, क्यों नहीं, आप मुमताज़ बेगम से बात कर लो तो आपका मसला चुटकियों में हल कर देंगी। मैंने सोचा, इस मुमताज़ बेगम को तो मैं देख लूँगी, फ़िलहाल जो काम करने आई हूँ वो तो कर लूँ। मैंने कहा, फिर किसी दिन आऊँगी तुम्हारी मुमताज़ बेगम के पास। फ़िलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मेरी किस्मत में शायद फिर से मुमताज़ बेगम के दरवाजे की हाजिरी लिखी थी, क्योंकि उसी शाम मेरी पुरानी काम वाली रास्ते में मिली। मैं तो उसके रंग ढंग देखकर शॉक्ड हो गई। वो अब कहीं से भी काम करने वाली नहीं लगती थी। महंगा सूट, ज्वेलरी देखकर मैंने हैरान होकर उससे पूछा, रौनक, ये तू ही है ना? इतना बदलाव कहाँ से आया? कहने लगी, दीदी, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम यकीन नहीं करोगी, कहोगी कैसी अनपढ़ों वाली बात कर रही हो। मैंने कहा कि अच्छा, नहीं कहती, अब मुझे सारी बात बताओ। वो मुझे अपने घर ले आई। उसका घर देखकर मैं बेहोश होते होते बची। वो तो इतनी गरीब होती थी कि 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सामान के नाम पर उसके घर में कुछ भी नहीं होता था और अब उसके घर का पूरा हुलिया बदल चुका था। सामान के नाम पर उसका पूरा घर भरा हुआ था। घर की मरम्मत भी हो चुकी थी। इतनी जल्दी उसके हालात कैसे बदल गए, जबकि वो घरों में काम किया करती थी और उसका पति आवारागर्दी करता था। तो हैरानी वाली बात तो थी ही। मैंने कहा, रौनक, कहाँ से तुम्हें खजाना हाथ लग गया? वो अंदर गई और एक खूबसूरत सा बच्चा अपनी गोद में उठाए बाहर आई। कहने लगी, दीदी, ये सब इस बच्चे की बदौलत मिला है। मैंने जब से इस बच्चे को गोद लिया है हम तो मालामाल हो गए हैं। बहुत ही खुशकिस्मत वाला बच्चा है। मैंने उससे पूछा, कहाँ से गोद लिया? तो वो कहने लगी, वो जो झुग्गियाँ हैं ना, उनमें से एक झुग्गी में एक औरत रहती है। उसने बिना बाप का ये बच्चा पैदा किया। हमने उसको गोद ले लिया। मैंने चौंक कर पूछा कि कहीं तुम मुमताज़ बेगम की बात तो नहीं कर रही? वो भी चौंक गई और कहने लगी, आप उन्हें कैसे जानती हो? फिर बस उसकी तारीफ में ज़मीन और आसमान मिलाते हुए कहने लगी, दीदी, वो झुग्गी में रहती है, खुद इतनी गरीब है, दूसरे गरीबों का दुख उससे देखा नहीं जाता। वो बिना बाप के बच्चे को जन्म देती है क्योंकि आज तक किसी मर्द की नज़र उस पर नहीं पड़ी। जो गरीब लोग उसके पैदा करे हुए बच्चे को गोद ले लेते हैं वे मालामाल हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई हूँ। जिस दिन उससे ये बच्चा गोद लेकर घर आई, उसी रात को किसी ने नोटों से भरा बैग हमारे घर में फेंक दिया। एक कागज भी था जिस पर लिखा था कि यह बच्चा खुशकिस्मत है, इसका हमेशा ख्याल रखना। बस दीदी, उस दिन से हमारे हालात बदल गए। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग उसकी सारी बातें मानने को तैयार था, सिवाय इस बात के कि औरत बिना किसी मर्द के बच्चा पैदा करती है। ऐसा होना नामुमकिन था। ज़रूर कोई और बात थी। मेरा उस मुमताज़ बेगम के पास जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रौनक के मुंह से इस कहानी को सुनकर मैंने फैसला किया कि इस राज को मुझे ही खोलना होगा कि वो बच्चे कैसे पैदा कर लेती है। अगर किसी मर्द ने आज तक उसे देखा ही नहीं तो फिर ये कैसे मुमकिन है। मैं अगले दिन मुमताज़ बेगम की झुग्गी में चली गई। मुझे तो वो कहीं से भी झुग्गी वाली नहीं लगती थी। अच्छी खासी सुंदर औरत थी। मैंने कहा, मेरी संतान नहीं है। उसने कहा, जानती हूँ, तेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और तू संतान ना होने का गम झेल रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि उसे कैसे मालूम हुआ। ये तो बस हमारे करीबी लोगों को ही पता था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तो ये भी जानती हूँ जो तुम्हें भी नहीं मालूम। कहने लगी, अपने पति पर नज़र रख, सब पता चल जाएगा। मैंने कहा, तुम बिन बाप के बच्चे कैसे पैदा करती हो? मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तो कहने लगी, मैं अमीरों के लिए बच्चे पैदा नहीं करती। मैं जो बच्चे पैदा करती हूँ वो खुशकिस्मत होते हैं।
अमीर लोग तो पहले से ही खुशकिस्मत होते हैं, उनके पास भला पैसे की क्या कमी। मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मुझे पता नहीं क्यों उस औरत की बातें हजम नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने शायद मेरे लिए इसलिए हामी नहीं भरी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और उसका ये राज मालूम कर लेती कि उसके बच्चे का बाप कौन है। मैं मायूस होकर उस झुग्गी से निकली तो मैंने देखा कि मेरी एक स्कूल मेट सामने से चली आ रही थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ? तो वो कहने लगी, हाँ, यहाँ एक झुग्गी वाली रहती है, सुना है वो बहुत अच्छी है, औलाद पैदा करती है। अगर उसके बच्चे को कोई गोद लेता है तो वह मालामाल हो जाता है। तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात किस कदर तंगी चल रही है, किस कदर परेशान हूँ। इसके लिए इसको बच्चे का कहने के लिए आई हूँ। वो दोस्त उसी झुग्गी के अंदर चली गई। मैंने फैसला कर लिया कि इस झुग्गी वाली पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो क्या करती है और कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। मैंने मुमताज़ बेगम की झुग्गी के सामने जो एक लड़का रहता था उसे कुछ पैसे देकर कहा था कि तुम्हें मुमताज़ बेगम की एक एक हरकत की खबर मुझे देनी है। पैसे के लालच में वो लड़का मान गया था। उसके पास बटन वाला फ़ोन था जिससे वो सिर्फ मुझे कॉल कर सकता था, कोई तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकता था। 2 दिनों के बाद उस लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा, बड़ी मैडम, सामने वाली झुग्गी में रहने वाली मुमताज़ बेगम अभी अभी घर से चादर पहनकर निकली है कहीं जाने के लिए। मैंने फ़ौरन कहा कि उसके पीछे जाओ और देखो कि वो कहाँ जाती है। कुछ देर बाद उसने मुझे जो पता दिया वो एड्रेस जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो एक जाने माने ब्यूरोक्रेट का घर था जहाँ आम आदमी को जाने की इजाज़त भी नहीं होती। मैं उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थी, वरना मैं खुद उसके पीछे जाती। सवाल ये था कि उसे अंदर जाने की इजाज़त कैसे मिल गई। वो तो बहुत ऊंचे लोग हैं। एक तरफ वो झुग्गी में रहती थी और दूसरी तरफ उसके इतने अमीर लोगों से ताल्लुक़ थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। अगले दिन मेरी छुट्टी थी और मैं घर में आराम से बैठी थी कि इस लड़के ने फ़ोन करके कहा कि मैडम, वो मुमताज़ बेगम तो कल रात से इस घर में नहीं हैं, अभी तक वापस नहीं आई। मेन गेट के पास चौकीदार से पूछा तो पता चला कि वो पहले भी वहाँ जाती रहती है। वो बंगले वाली मैडम की मालिश करने जाती है। शायद ये मालिश वाली कहानी नहीं थी, कुछ और ही चक्कर था। वह ज़रूर किसी और मकसद से वहाँ गई होगी। मैं गाड़ी लेकर उस लड़के के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गई। गाड़ी से मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुमताज़ बेगम को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद वो बाहर निकलती दिखाई दी और काफ़ी आगे आकर एक रिक्शा में बैठ गई। मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली। ड्राइविंग के दौरान मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तुम इस झुग्गी वाली के पास गई थी, उसने तुम्हें क्या जवाब दिया? वो कहने लगी, उसने कहा था कि कुछ दिनों बाद मुझे बुलाएगी। मैंने फ़ोन रख दिया। मेरी गाड़ी मुमताज़ बेगम के रिक्शे के पीछे थी। शायद वो वापस अपनी झुग्गी जा रही थी। मैं उनके पीछे ही थी कि अचानक मेरी नज़र एक कार पर पड़ी। मैं उसे देखकर चौंक गई। वो तो मेरे पति की कार थी। मैं इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि मेरा पति तो 1 हफ्ते से घर पर ही नहीं था। ये यहाँ क्या कर रहा था? मैंने उसे फ़ोन करके पूछा कि कहाँ हो, तो वो कहने लगा, मैं तो शहर से बाहर हूँ, कुछ दिनों बाद घर आ जाऊँगा। मैंने सोचा मेरा पति झूठ क्यों बोल रहा है। अचानक मेरे दिमाग में उस झुग्गी वाली औरत की बातें घुसने लगी। उसने कहा था कि अपने पति पर नज़र रखो। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। मैं देखना चाहती थी कि वो कहाँ जाता है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला है? हमारी 13 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में कभी मुझे मेरे पति पर शक नहीं हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उस पर शक किया था और सिर्फ उस झुग्गी वाली मुमताज़ बेगम की वजह से मेरे पति की गाड़ी एक अनजान रास्ते की तरफ मुड़ गई। मैं हैरान हो रही थी कि यह यहाँ क्या करने आया है। एक घर के गेट के अंदर उसकी गाड़ी चली गई। मैं वहाँ का एड्रेस याद करके वापस अपने घर आ गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे पति ने ना जाने किस नीयत से मुझसे झूठ बोला और शायद मैं उस पर शक ना करती अगर मेरे दिमाग में मुमताज़ बेगम की बातें नहीं आती तो। वो भी अजीब औरत थी। कभी मेरा दिल करता कि उस पर यकीन कर लूँ क्योंकि उसने बिना बताए सारी बातें बता दी थी। लेकिन बिन बाप के बच्चे पैदा करने वाली बात पर मुझे उस पर शक होता कि बिन बाप के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं उसका पता इसलिए चलवा रही थी ताकि मैं सच और झूठ का पता लगा सकूं। और मेरा इरादा भी बन रहा था कि मैं उससे बच्चे के लिए कहूँ। 4-5 दिन बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि क्या रहा। उसने बच्चा गोद दे दिया।
तो वो कहने लगी कि मुमताज़ बेगम कह रही थी कि पूरे 4 महीने बाद उसके घर बच्चा पैदा होगा तो मैं उसे गोद दे सकती हूँ। मैंने सोचा क्या वो प्रेग्नेंट हो गई है, मगर कैसे? मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी और ना ही वो किसी ज़रूरत के बिना झुग्गी से बाहर निकलती है, तो वो बिना मर्द के बच्चे कैसे पैदा कर सकती है? यही सवाल शुरू के दिन में मेरे दिमाग में था और अभी भी मुझे शक में डाल रहा था। मैंने जिस लड़के को उसकी जासूसी करने को कहा था उसका 4-5 दिन से फ़ोन नहीं आया था। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इतने दिनों से? तो वो कहने लगा, दीदी क्या बताऊं, वो तो इतने दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उससे कहा कि बस तुम पता करो क्या उसका कोई पति है, और अगर पति नहीं है तो क्या उसका किसी और मर्द से कोई ताल्लुक़ है। बस तुम्हें मुझे ये सब कुछ पता करके बताना है। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं आपको ये पता करके बता दूंगा। कुछ दिन दे दे मुझे। काम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि अब अपने पति का भी हिसाब किताब कर लिया जाए। मैंने गाड़ी निकाली और उस इलाके में गई जहां उस दिन मैंने अपने पति को जाते हुए देखा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति का फ़ोन नहीं आता था, उसका डेली फ़ोन आता था और डेली हमारी बात भी होती थी। उसके व्यवहार से लग नहीं रहा था वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन जो शक मेरे दिल में पैदा हो गया उसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने गाड़ी उसी गेट पर जाकर रोकी और दरवाज़ा नॉक किया। एक चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा कि ये किसका घर है, तो वो मेरे पति का नाम लेकर कहने लगा कि ये आयान साहब का घर है। मैंने कहा, मैं उनकी दोस्त की वाइफ हूँ। तो उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैं कुछ समझ चुकी थी कि अंदर क्या देखने को मिलेगा। जब मैं घर के अंदर गई तो मैंने वो देखा जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। सामने मेरा पति एक लड़की और एक बच्चे के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। वो उसकी पत्नी और बच्चा ही होगा। मैंने बहुत दुख से उसको आवाज़ दी। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह अचानक उसके सामने आ जाऊंगी और सब कुछ जान लूँगी। मैंने फिर भी एक उम्मीद से उससे पूछा कि ये कौन है। वो शर्मिंदगी से बोला कि ये मेरी पत्नी है। मैंने इससे 6 साल पहले शादी कर ली थी। मैं जल्दी से भागकर घर आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसे मुझे यूँ धोखा नहीं देना चाहिए था। बताकर शादी कर लेते, ऐसे तो नहीं करते। मैं पूरी रात रोती रही। ना मुझे दिन का होश था न रात का। मैं सुबह जॉब पर भी नहीं गई। मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि वो 6 साल से मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे कुछ पता ही नहीं था, और जो राज मुझे पता नहीं था वो झुग्गी झोपड़ी वाली मुमताज़ बेगम को कैसे पता था। मैंने सोचा कि मैं उसी से जाकर पूछती हूँ। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और उसी के इलाके में दोपहर 12 बजे पहुँच गई। मैं अभी उसकी झुग्गी से थोड़ी दूर ही थी जब मैंने उसे घर से बाहर निकलते हुए देखा। वो पूरे तरीके से ढकी हुई थी, तो वो कहीं जा रही थी। मैंने इधर उधर देखा कि वो लड़का कहाँ है जिसे मैंने उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। तो फिर मुझे ही उसके पीछे जाना पड़ा कि आज मैं इसका राज जानकर ही रहूँगी। वो चलते हुए वहाँ से सड़क पर आ गई और एक रिक्शा में आकर बैठ गई। मैंने भी अपनी गाड़ी फ़ौरन उसके रिक्शा के पीछे लगा दी। मुझे उस लड़की की लापरवाही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कहाँ था, और आज अगर बाय चांस मैं यहाँ नहीं आती तो पता ही नहीं चलता। 1 घंटे के बाद रिक्शा एक बहुत बड़े महल जैसे घर के पास रुका। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। इससे पहले भी वो इस जैसे घर में जा चुकी थी। पता नहीं वो इन बड़े लोगों के घर में क्या करती थी। इन लोगों से इसका क्या रिश्ता था। वो अंदर चली गई। 10 मिनट बाद मैं भी अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी तो चौकीदार ने रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि ये जो मैडम अंदर गई हैं मैं उन्हीं के साथ हूँ। हम दोनों साथ में ही आए हैं। मैं कुछ लेने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर हो गई। चौकीदार ने ये सुनकर मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा घर तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मुझे एक रूम में बातें करने की आवाज़ आई। मैं चोरी छुपे इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ी। इतने बड़े घर में शुक्र है कोई नहीं था, वरना अगर कोई मुझे देख लेता तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती। मैंने अंदर झांका तो एक 22-23 साल की जवान लड़की नज़र आई जो कि मुमताज़ से बातें करने में बिजी थी। उस लड़की के बड़े हुए पेट को देखकर यह पता चल रहा था कि वह गर्भवती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो जो कुछ मैंने सुना मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने जल्दी से मोबाइल निकालकर उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। मैं चुपचाप वहाँ से पीछे से ही वापस आ गई। मेरा शक सही निकला था।
मामला इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। मैं अपने घर आई तो उसी लड़के की कॉल आई, तो वो जोश से कहने लगा कि मैडम, मैंने उस औरत की सारी खबर निकाल ली है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगी। उस लड़के ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा हैरत में रह गई। ऐसी बातें जिनको सुनकर मैं फना हो गई। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती थी और ना ही और लोगों को बेवकूफ़ बनते हुए देख सकती थी। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं शाम को उसकी झुग्गी में गई, वो रोज़ की तरह वहीं बैठी थी। मैंने जाते ही उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पाक और नेक औरत का ढोंग रचाते हुए मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि तुम क्या करती फिर रही हो। तुम मासूम और गरीब लोगों को बड़े और अमीर लोगों की संतान देकर कहती हो वो संतान तुमने पैदा की है, वो भी बिन बाप के। मेरे मुंह से इतना सुनने के बाद वो डर गई और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला इस सब के बारे में? मैंने कहा बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी कहानी सुनानी शुरू करो। मुमताज़ बेगम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और वो बोली कि मैंने एक यतीम खाने में आँख खोली थी। मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी जिनके माँ बाप उन्हें कहीं भी छोड़कर आ जाते हैं और कोई नेक इंसान उन्हें उठाकर यतीम खाने में भेज देता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। पता नहीं कौन थे मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा करते ही फेंक दिया था। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए सब मुझे परी परी कहते थे और फिर मेरा नाम परी ही पड़ गया और फिर मेरे जन्म और प्रमाण पत्र पर भी मेरा नाम परी ही लिखा गया। यतीम खाने में अक्सर वो लोग आते थे जिनकी कोई संतान नहीं होती थी और कोई बच्चा पसंद करके अपने घर ले जाते थे। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए अक्सर जिनकी संतान नहीं होती थी वो लोग मुझे लेने के लिए आते थे। लेकिन यतीम खाने की इंचार्ज मुझे किसी को भी नहीं देती थी। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। वो वहीं रहती थी और मैं भी उसके साथ ही रहती थी, उसके ही रूम में सोती थी। मैं वहाँ खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। मैं 17 साल की थी और मैं इंचार्ज के साथ उनके घर में रहती थी। एक दिन यतीम खाने के दरवाजे पर कोई बच्चा छोड़कर चला गया। मैंने देखा तो मैं उसे घर लेकर आ गई। उसमें एक स्लिप भी लिखी हुई थी कि मैं इस बच्चे को अपने साथ घर में नहीं रख सकती, आप लोग इसे पाल लें। यकीनन वो बच्चा किसी गुनाह की निशानी था जो वो लड़की छोड़कर चली गई थी। इंचार्ज को पता चला तो उसने प्लान बनाया कि एक अमीर घराने के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, उनके घर पर कोई भी संतान नहीं थी। यतीम खाने के इंचार्ज ने कहा कि यह मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा। मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में कर दी थी, इसलिए ये ऐसी है। उन्होंने मेरे नाम से बच्चे देना शुरू कर दिए जो उन्हें बदले में बहुत बड़ी रकम देते थे। मैं सब समझ रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मैं जब 21 साल की हुई तो घर से भागकर एक झुग्गी वाले के साथ शादी कर ली। मैंने जब अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना अपना कारोबार शुरू करूं। मैं जानती थी कि बड़े लोगों के बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हैं। उन्हें गुनाह की निशानी से पीछा छुड़ाने की खातिर फिर ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ कुछ बे औलाद लोगों का भी भला हो जाता है। मेरे प्लान सुनकर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझे तलाक दे दिया। कहने लगा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन इज्जत से रहना पसंद करता हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं अमीर लोगों का गुनाह छुपाने की खातिर उनसे 2 करोड़ रुपए ले लेती थी। फिर मैं सबको ये कह देती कि मैंने बिना बाप के बच्चा पैदा किया है, जो गोद लेंगे माला माल हो जाएंगे। लालच में गरीब लोग ले जाते थे। यह 20 लाख रुपए उनके घर पर फेंक देती थी और वो लोग समझते थे कि बच्चा बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। इस तरह उन अमीर लड़कियों को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता, बल्कि उन्हें तसल्ली रहती कि उनका बच्चा अच्छे ख़ानदान में और सही परवरिश पा रहा है। मैं जिस लड़की के घर गई थी वो भी अपना बच्चा देना चाहती है क्योंकि उससे गलती हो गई थी। उस लड़के ने भी मुझे यही बताया था कि मुमताज़ बेगम की पहले शादी हुई थी और फिर तलाक हो गया था। मुमताज़ प्लानिंग के साथ गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने अपनी आखिरी उलझन पूछी कि ये बताओ कि मेरे पति के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो वो कहने लगी कि जिससे मुझे खतरा हो मैं उसके बारे में पहले ही मालूमात निकलवा लेती हूँ। तुम्हारे बारे में मालूम किया तो पता चला कि तुम्हारा पति पहले ही शादी कर चुका है। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को वहीं बुलाकर मुमताज़ बेगम को पुलिस के हवाले करवा दिया। मुमताज़ बेगम को पुलिस के हवाले करके मैं घर वापस आ गई। घर आकर देखा तो मेरे पति घर में ही थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया था। तुम चाहे
लाख मुझे दूसरी शादी के लिए कह रही थी, लेकिन तुम अपनी आंखों के सामने अपना प्यार बंटते हुए कैसे देख पाती। सुमन के साथ मेरी शादी मेरी माँ ने ही तय कर दी थी। अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़े। यकीन मानो, मेरा तुम्हें तकलीफ़ देने का कोई इरादा नहीं था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने पति की बातें सुनकर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं अब इतने साल गुजार कर उसको छोड़ नहीं सकती थी, और मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैं उनका प्यार खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अब फैसला लिया था कि सुमन भी अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मेरे पति और सुमन दोनों ने मेरी बात खुशी खुशी मान ली, और अब हम सब इकट्ठे एक ही घर में रहते थे। सुमन भी मेरी बहुत इज्जत करती थी और मुझे बड़ी बहन की तरह मानती थी। मैंने भी उसे अपनी छोटी बहन मान लिया था। मेरी नेक और अच्छी नीयत का फल मुझे यूँ मिला कि सुमन ने अपना दूसरा बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है, या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।